हाँ भाई बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताओ। ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस 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 यस। अच्छा, मैंने केमिकल काइनेटिक्स के जेई मेंस के सिलेक्टेड क्वेश्चन की पीडीएफ, नीट के पीवाईक्यू की पीडीएफ, क्यूएसडी सीट की पीडीएफ पूरे चैप्टर की एक साथ और सीएसडी नोट की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। कल डाल दी थी मैंने, सर्वेश दीक्षित सीएसडी ऑफिशियल पर। सभी बच्चे जाके उनको डाउनलोड करके क्वेश्चन कर लें। और नीट एडवांस बुक, आपको सिर्फ इतनी चीजें करनी है। क्यूएसडी सीट वो तो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, नीट पीवाईक्यू और जेई पीवाईक्यू, और उसमें नीट पीवाईक्यू जेई पीवाईक्यू में बहुत सारे मैं यहां पर भी कर देता हूं। ठीक है, मेनली आपको लगाना है नीट एडवांस बुक। क्यों? जेई पीवाईक्यू नीट पीवाईक्यू बहुत सारे यहां हो जाते हैं, बचे हुए आप अपना कर लो। और नीट एडवांस बुक केमिस्ट्री की अल्टीमेट है, उसको आप जरूर करें। और उसमें कोई ऐसा नहीं कि 400 500 क्वेश्चन है किसी चैप्टर में, 200 क्वेश्चन है, नहीं। किसी भी चैप्टर में देखो मैं बता देता हूं, 60 से लेके 90 क्वेश्चन के बीच है पर चैप्टर। किसी में 70 है, किसी में 75 है, किसी में 80 है, किसी में 60 है। जैसे रिडॉक्स टाइट्रेशन छोटा चैप्टर है तो उसमें शायद 55 या 54 है। मोल कॉन्सेप्ट में 70 है। ठीक है, इस तरह से मतलब 50 से लेके 80 के बीच में चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, वो करिए। और फिर चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। टेस्ट कब है तो मैंने आपको बता ही रखा है कि टेस्ट कब है उसका। बच्चों टेस्ट कब है उसका? टेस्ट है संडे को, केमिकल काइनेटिक्स का। संडे को टेस्ट है। किसका है? केमिकल काइनेटिक्स का। काइनेटिक्स का कहां पे होगा? टेलीग्राम पे होगा। कौन से टेलीग्राम पे होगा? मेरे वाले टेलीग्राम पे होगा। टेलीग्राम चैनल पे होगा, मेरे वाले टेलीग्राम चैनल पे, सर्वेश दीक्षित सीएसडी ऑफिशियल पे। ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। अच्छा, आप लोगों के लिए, आप लोगों ने में से कितने बच्चों ने, मैंने एक वीडियो कल लाइव लिया था यूट्यूब पर। कल मैंने लाइव लिया था यूट्यूब पर। वो वीडियो कितने लोगों ने देखा है? आप एक बार जाके देख लीजिए। फिर वही काम आपके साथ मैं करने जा रहा हूं, है ना। अभी उसकी डिटेल बताऊंगा तो आधी क्लास खत्म हो जाएगी, तो मैं आधी क्लास बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है, आप जाइए यूट्यूब पर जब खाली टाइम हो। तो ये देखो, मैंने एक वीडियो कल लाइव लिया था मैंने, ठीक है, इस पर नीट डिकोडेड 22 साल पेपर एनालिसिस। ये वाला वीडियो सब लोग जरूर देख लेना। फिर मैं इस पर कल बात करूंगा। हाँ, देख लिया है सर, ठीक है। जिन्होंने देख लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है जाके इसको देख लो। ठीक है, उसमें जो मैंने ऑप्शन पूछे वो बताओ। वैसे तुमसे तो ऑप्शन पूछेंगे नहीं, तुमसे तो हम खुद कराएंगे, खुद कराएंगे। फिर तुम्हारे लिए हम क्या करेंगे ये डिस्कस करेंगे। मगर जब तुम्हें पता ही नहीं है हुआ क्या है और मैं अभी डिस्कस करूं तो मजा नहीं आएगा। कल डिस्कस करूंगा, तो आप आराम से जाके सारे बच्चे इस वीडियो को पहले देख लीजिए। जिन्होंने देखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें। फिर मैं कल इस पर डिस्कशन करूंगा। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा है ना, मैं सिर्फ पढ़ाता हूं सिलेक्शन के लिए, और मैं कोई केमिस्ट्री पढ़ाने पे फोकस नहीं करता। मेरा काम है कि सिलेक्शन बच्चे का तभी होगा जब वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब अच्छा करके आए। अब मैं बच्चे को सिर्फ केमिस्ट्री के लिए ग्रूम कर रहा हूं, और बेचारा मान लो केमिस्ट्री अच्छी करके भी आ गया और मगर उसकी डायरेक्शन सही नहीं है तो वहां गड़बड़ कर देगा। तो एक तगड़ी एनालिसिस है और उस पर हम लोग मिलके काम भी करेंगे। उस पर हम लोग मिलके, सब लोग मिलके काम भी करेंगे। एक बार आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उस पर भी मैं काम करूंगा और उस पर भी आपको एक अलग लेवल पे ले जाऊंगा। जैसे आपकी इफिशियंसी 99% 100% तक हो पाए। फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी नहीं करनी है अनीस। फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी नहीं करनी है आपको। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं सेलेक्ट करके एक पीडीएफ में दूंगा। आप परेशान ना हो, उन सभी क्वेश्चनों को मैं सेलेक्ट करके एक पीडीएफ में दूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी नहीं करनी है, जो बताया है बस उतना ही करना है। मोहम्मद कह रहा है सर आप मेरी बातों का रिप्लाई नहीं करते हैं। बेटा मैं बहुत सारे बच्चों की बातों का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं और बहुत सारे बच्चों की बातों का रिप्लाई कर पाता हूं, है ना। हजारों बच्चों में एक दो मिस हो जाते हैं।
ऐसा नहीं है कि मेरी कोई पर्सनल तुमसे दुश्मनी है ना, मैं सबका कर पाता हूं, सबका नहीं कर पाता हूं। सर डोपा बुक नॉट कम आफ्टर 1 मंथ कंप्लीट। हाँ, डोपा बुक के लिए मैं बता देता हूं, उसकी जो डिलीवरी है वो आज या कल से ही चालू हुई है, क्योंकि कल मैं मीटिंग ले रहा था, तो मीटिंग में ये बात आप लोग कई बच्चों ने पूछा है, तो मैंने पूछा था, मैंने कहा भाई अभी तक बच्चों के पास डोपा बुक क्यों नहीं पूछी, तो डोपा बुक में कुछ एरर थी, उसको रेक्टिफाई करके कल या परसों से डिलीवरी दी जाएगी। तो 10-15 दिन के अंदर, क्योंकि इस समय पानी भी जगह जगह पे भरा हुआ है ना, तो देर लग सकती है, तो 10-15 दिन के अंदर सबके घर में डोपा बुक पहुंच जाएगी। चलो अब क्लास पे फोकस करते हैं, ठीक है, क्लास पे फोकस करते हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ, सारे बच्चे मगर उस वीडियो को देख जरूर ले, क्योंकि उस पर हम लोग काम करना स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस पर काम करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप आराम से देख लो, फिर अगले हफ्ते से मैं उस पर काम करूंगा, बताऊंगा कि वो कैसे चलेगा पैरेलल में। जैसे आप में से मैक्सिमम, देखो हमारी तो कोशिश है कि पूरे में पूरे बच्चे सेलेक्ट हो जाए, क्यों, हमारे लिए सारे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, मगर आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सारे सेलेक्ट नहीं होते, मगर ये तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं ना कि मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हो, जो थोड़ी भी मेहनत कर रहा है वो सेलेक्ट हो। हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि सब के सब सेलेक्ट हो, मगर उसमें आपका भी मेहनत का रोल है, हमारी मेहनत का भी है, आपका भी है ना। तो चलो उस पर हम लोग बात करेंगे कल, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिए वीडियो को। चलो अब हम लोग क्यूएसडी सीट नंबर 2 करते हैं। बताओ भाई, सब लोग आंसर दो, सब लोग आंसर दीजिए। हाउ मैनी प्रॉपर्टीज आर एग्जाम्पल ऑफ पाथ फंक्शन? इनमें से कितनी प्रॉपर्टी पाथ फंक्शन है, इनमें से कितनी प्रॉपर्टी पाथ फंक्शन है? तो पाथ फंक्शन कौन कौन होता है? डिस्टेंस, हीट, वर्क और हीट कैपेसिटी। डिस्टेंस, हीट, वर्क और हीट कैपेसिटी। वर्क पाथ फंक्शन, डिस्टेंस पाथ फंक्शन, हीट पाथ फंक्शन, बस। वर्क पाथ फंक्शन होता है, डिस्टेंस पाथ फंक्शन होता है, हीट पाथ फंक्शन होता है और हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन होता है, और हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन होता है। तो आंसर इज 4, आंसर इज 4। नेक्स्ट, इसको मैच करो सारे बच्चे। लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 टाइप ऑफ प्रोसेस कंडीशन। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे चलता है, ये ट्रू है, ये सही मैच है। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट का लेन देन नहीं होता है, ये भी ट्रू है। आइसोबैरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें वॉल्यूम का एक्सचेंज नहीं होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ये भी ट्रू है। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ये भी ट्रू है ना, ये भी ट्रू है। अब क्या है, ए और बी करेक्ट मैच है? नो। ऑल करेक्ट मैच है? यस, ऑल करेक्ट मैच है, ऑल करेक्ट मैच है। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? फाइनाइट टाइम पे कंप्लीट होते हैं, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है, ये रियल प्रोसेस होते हैं, ये डायरेक्शनल प्रोसेस होते हैं। ट्रू, ऑल ट्रू, सभी के सभी ट्रू हैं। इररिवर्सिबल प्रोसेस फाइनाइट टाइम पे फाइनाइट स्टेप पे खत्म होते हैं, ये रियल प्रोसेस होते हैं, ये डायरेक्शनल होते हैं, इनका पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सबसे शानदार है मेरे हिसाब से। ए से बी तक का प्रोसेस क्या है? अब देखो ए से बी में प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये प्रोसेस आइसोकोरिक और आइसोथर्मल है। ए से बी तक का प्रोसेस आइसोकोरिक और आइसोथर्मल है, तो ए से बी तक का प्रोसेस आइसोथर्मल है, ट्रू। ये आइसोकोरिक भी है मगर आइसोथर्मल भी है। अच्छा, बी से सी, बी से सी में देखो प्रेशर चेंज है, वॉल्यूम चेंज है, टेम्परेचर चेंज है, ये देखो हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ना तो यहां पर हीट ले रहे हैं दे रहे हैं, ना यहां पर हीट ले रहे हैं दे रहे हैं,
मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, ट्रू। ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, ट्रू। सी से डी तक चेक करो, प्रेशर चेंज है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज है और हीट भी ली दी जा रही है। इसका मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, सिर्फ वॉल्यूम कांस्टेंट है। ए से डी, अब डायरेक्ट यहां से यहां, ए से डी में देखो क्या क्या चेंज हो रहा है। ए से डी में चेक करो, ए से डी में चेक करो, तो ए से डी का प्रोसेस जो है वो भी आइसोकोरिक प्रोसेस है, साइक्लिक नहीं है। क्यों? ये देखो वैल्यू में चेंज है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, सारी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। साइक्लिक प्रोसेस में सारी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, मगर सारी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, फॉल्स। ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, फॉल्स। यस, ए बी सी सही है, बिल्कुल सही। ए बी सी सही है। इसमें सेलेक्ट क्या करना है, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, तो करेक्ट स्टेटमेंट ये है ए बी सी। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, यदि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ट्रू। हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ट्रू। क्यों? क्यू एंड डी क्यू सेम बात है, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम बात है, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो सिर्फ हम आपको परेशान कर रहे हैं। हीट डज नॉट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ट्रू। ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, यस, ऑल करेक्ट। हीट का एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, एडियाबैटिक प्रोसेस में यही होता है। अब बताओ भाई, 5 में से 5 किसके सही हैं? किसके कितने सही हैं बताइए, किसके कितने सही हैं बताइए। और साथ साथ में हाँ, किसके कितने सही हैं बताइए जल्दी से, सभी बच्चे बताएं किसके कितने सही हैं। किसके कितने सही हैं बताइए। यस, 1 मिनट रुक जाओ, बस हेडिंग लिख लें, फिर आपको देखते हैं। यस 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 यस, 5 4 5 5 5 4 5 4, हाँ अभिषेक 5, ईसा 5, काजल 4, तनुजा, तनुजा तुमने क्या लिखा है, C1, हाँ, कुणाल, कन्हैया, रूपाली, ठीक है, प्रिया, बहुत सही, रिंकू 5, ठीक है, वेरी गुड। अब बताओ, ऐसे कितने बच्चे हैं जो थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर रिवाइज करके नहीं आए हैं? जो रिवाइज करके नहीं आए हैं, ठीक है, वो 1 1 1 1 1 1 लिखें। ऐसे कितने बच्चे हैं जो डेली थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज नहीं करते हैं? ऐसे कितने बच्चे हैं जो डेली थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज नहीं करते हो और रिवाइज करके नहीं आए हैं? वो 1 1 1 1 लिखें, उनको 1 लिखना है। हाँ बेटा, करा देंगे। हाँ बेटा, एक प्रोसेस में एक से ज्यादा टाइप ऑफ प्रोसेस हो सकता है। कोई भी प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है कि वो आइसोथर्मल भी हो और आइसोकोरिक भी हो, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, जिन बच्चों ने रिवाइज नहीं किया है या जो बच्चे रिवाइज नहीं करके आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप रिवाइज मेरे लिए कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपने सिलेक्शन से हाथ दोगे। मुझे देखो इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस मुझे दुख होगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता था मगर तुम्हारी लापरवाही और तुम्हारी नादानी की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बात का बस मुझे दुख होगा। मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जितनी मेरी अच्छी लाइफ चल रही थी वैसे ही चलेगी। मेरी बातें आपको खराब लगेंगी, बुरी लगेंगी कि सर ऐसा बोल रहे हैं, मगर बताओ इसमें मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा? यदि मैं इतना सब कुछ बोल रहा हूं, कर रहा हूं, तो ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं। और तुम एज में छोटे हो तो नादानी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम ये जो कर रहे हो ये कोई बहुत मतलब एक्सेप्शनली गलत चीज कर रहे हो। ये कोई ऐसा नहीं कि तुम ये बहुत गलत काम कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, कोई क्राइम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो।
भाई उस एज में जितनी समझ है उसके हिसाब से तुम सही काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हर बच्चे में उतनी मतलब गंभीरता नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं। गंभीर का मतलब उनको पता होता है कब क्या करना है, वो डिसिप्लिन होते हैं, वो चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। मगर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो थोड़े बदमाश होते हैं, वो चीजों को फॉलो नहीं कर पाते हैं। मगर जब वो चीजों को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो उनको तो लगता है कि यार थोड़ी सी ही चीज तो मैंने फॉलो नहीं की है। वो बात अलग है कि उनको उसका बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ता है, बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ता है। वो अपने सिलेक्शन से हाथ धो बैठते हैं, वो अपने सिलेक्शन से हाथ धो बैठते हैं। और ये सारी बातें मैं अभी क्यों कह रहा हूं, कड़वी बातें, क्योंकि देखो जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा उसके बाद मैं समझाऊंगा तो क्या उससे सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। तो मैं हमेशा, मुझे पता होता है किस काम को कहां करना है। मैं अभी आपको डांटूंगा भी, अभी आपको सारी बातें भी बताऊंगा। यदि यही बातें कोई मेरे से जाके मार्च में पूछेगा कि सर मैं क्या करूं, तब मैं उसको कुछ नहीं बताऊंगा। अप्रैल में पूछेगा, नहीं बताऊंगा। वो कहेगा सर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, तो भी मैं कुछ नहीं बताऊंगा और ना कुछ डांटूंगा उसको। कुछ नहीं डांटता मैं फिर। क्यों? क्योंकि डांट से कोई इंपैक्ट आएगा क्या? वो सेलेक्ट हो जाएगा? नहीं। मगर अभी मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। अभी मैं तुम्हें डांटूंगा भी, तुम्हें लताड़ूंगा भी, तुम्हारी इंसल्ट भी करूंगा, सब करूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि अभी यदि तुम जग गए तो सेलेक्ट हो जाओगे। अभी तुम जग गए तो सेलेक्ट हो जाओगे। मगर जब रिजल्ट आ गया है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तुम पेपर दे आए हो, तब मैं तुम्हें डांटूं समझाऊं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो सारे बच्चे इस बात को अच्छे से समझे कि डेली इसको रिवाइज करके आए, डेली रिवाइज करके आए। ठीक है। और बात रही सर मैं यहां चला गया था, वहां चला गया था, बीमार हो गया था, आजार हो गया था, ये हो गया था, तो कल तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? कल तुम सोए कि नहीं सोए? तो ये सारे काम तुमने क्यों किए? भाई कल तुम बीमार हो गए थे या कहीं चले गए थे, तो इनमें से कोई काम क्यों नहीं मिस किया? क्यों नहीं मिस किया? तुमने 4 टाइम खाना क्यों ठूसा? क्यों खाया? 2 टाइम खाना तुम्हारा क्यों नहीं मिस हुआ? तुम्हारी नींद 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे की क्यों रही? वो तुमने क्यों नहीं मिस किया? तुमने नहाना क्यों नहीं मिस कर दिया? तुमने फोन में गप्पे लड़ाना क्यों नहीं मिस कर दिया? टीवी देखना क्यों नहीं मिस कर दिया? हाँ, ये तुमने क्यों मिस किया? क्यों? क्योंकि इस पर तुमसे कोई जवाब नहीं पूछेगा। खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारा शरीर तुमसे जवाब पूछेगा कि अबे खा नहीं रहे हो, तुम्हें एनर्जी नहीं है, तो मैं काम कैसे करूं? मगर इस पर तुमसे कौन जवाब पूछेगा? किसको पता है कि रिवाइज करके जाना है? ना मम्मी को पता है, ना पापा को पता है, ना किसी को पता है। इस वजह से तुम नहीं कर रहे हो। तो जो बच्चे रिवीजन नहीं करके आ रहे हैं, वो भाई अपने रिजल्ट के जिम्मेदार खुद हैं। मेरा काम गाइड करना है, समझाना है, सब करना है, और जो मैक्सिमम हेल्प हो सकती है वो करना है। मगर ध्यान रखना, सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में है। और यदि कोई भी बंदा कह रहा है कि नहीं तुम मेरी वजह से सेलेक्ट होगे, मैं तुम्हें सेलेक्ट कराऊंगा, तो समझ लेना सबसे ज्यादा खतरनाक वही बंदा है तुम्हारे लिए। चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो कोई कोचिंग हो, चाहे वो कोई अदर पर्सन हो, सबसे ज्यादा खतरनाक वही बंदा है। वो स्लो पॉइजन है जिससे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा मगर तुम्हें अच्छा भी लगेगा। क्या अच्छी बातें कह रहा है, वो सेलेक्ट करा देगा, बस मैं उसकी बात मानूं। घंटा नहीं होगे। सिलेक्शन तुम्हारी मुट्ठी में है, और उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। यदि मम्मी पापा की मेहनत से सिलेक्शन होता तो हर बच्चा सेलेक्ट होता आज। मम्मी पापा जान लगा देते। मेरी मेहनत से सिलेक्शन होता तो भी हर बच्चा सेलेक्ट होता, मैं भी जान लगा देता, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है क्या करना है। मगर प्रॉब्लम यह है कि सिलेक्शन तुम दोगे, और तुम 2 महीने या 4 दिन या 10 दिन तो मोटिवेट रह सकते हो, डिसिप्लिन में रह सकते हो, मगर तुम 9 महीने, 11 महीने, 10 महीने डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हो। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि ये एज इफेक्ट है। एज इफेक्ट है, अभी छोटी एज है ना, तो उतना सीरियसनेस या उतना नहीं आ पाता, या उतना जुनून नहीं है।
अपने अपने सपने के लिए उतना जुनून नहीं है, तो वो जुनून जगाना पड़ेगा तुम्हें और डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है श्रेया बेटा, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आज दूंगा। आज ये क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ है, मैं लाया भी हूं। जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो वो ये देखो क्वेश्चन है, ये देखो। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ना। इसको डिस्कस भी करूंगा, मगर तब डिस्कस करूंगा जब हीट और इंटरनल एनर्जी वर्क ये पढ़ा लूंगा। चलो, तो सारे बच्चे रिवीजन करके आए। अब देखो हम वर्क की बात करते हैं कि वर्क क्या होता है। क्लास चालू करते हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। देखो मेरी बातें खराब लगेंगी, मगर मैं झूठ नहीं बोल पाता ज्यादा, मैं झूठ ज्यादा नहीं बोल पाता। ऐसा नहीं, बच्चों से नहीं बोल पाता, क्योंकि मुझे भी किसी ने गाइड किया होगा, मुझे भी किसी ने समझाया होगा, तब मैं यहां खड़ा हूं। नहीं तो उस एज में मुझे भी समझ नहीं रही होगी। आजकल के बच्चे ज्यादा समझदार होते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा गाइडेंस है। हम लोगों को तो गाइडेंस कम मिलता था। क्यों? कोई यूट्यूब नहीं था, कोई नेट नहीं था, कोई फोन नहीं था कि पता चला फोन पे ही बातें कर लिया। हम कह रहे हैं मान लो मेरे चाचा का लड़का आईआईटी निकाल चुका है, अब मैं उससे बात कैसे करूं? यदि मैं कानपुर में रहता हूं और वो महाराष्ट्र में रहता है, तो मैं बात कैसे करूंगा? बताओ जरा, एक रास्ता बताओ। जिस चीज को तुम ऑब्वियस समझते हो वो हमारे जमाने में ऑब्वियस नहीं थी, बड़ा टास्क था। बताओ कैसे बात करूंगा? फोन चलता नहीं था। वो जो घिर घिर वाला फोन चलता है ना, उसकी कॉलिंग बहुत महंगी होती थी, और इतने पैसे भी नहीं। हमारे घर में तो लगा नहीं था भाई, हमारे यहां तो था नहीं। अब मैं उससे कैसे बात करके गाइडेंस मांगूंगा? बताओ, नहीं मांग पाऊंगा। मुझे गाइडेंस सिर्फ अपने अगल बगल और अपने टीचर से ही मिलेगा। तो उन टीचर ने, अगल बगल वालों ने मुझे गाइड किया होगा, तब मैं यहां खड़ा हूं। या और भी पब्लिक को गाइड किया होगा जो इस जगह पे है या आगे है। तुम्हें दूसरों से ज्यादा गाइडेंस मिल रहा है, मगर जितना अच्छा गाइडेंस ज्यादा मिल रहा है तो उतना बुरा गाइडेंस भी ज्यादा मिल रहा है। यह भी ध्यान रखना। यदि मेरे अगल बगल बुरा गाइडेंस देने वाले 3 लोग थे, तुम्हारे अगल बगल बुरा गाइडेंस देने वाले 1000 लोग हैं, और हमारे अगल बगल अच्छा गाइडेंस देने वाले 3 लोग थे, तो तुम्हारे अगल बगल अच्छा गाइडेंस देने वाले 1000 लोग हैं। तुम्हें चुनना है। तुम्हारे पास दोनों चीजें हमसे एक्सेस में, बुराइयां भी हमसे एक्सेस में, अच्छाइयां भी हमसे एक्सेस में। अब बात तुम्हें पकड़नी है। वर्क बाउंड्री प्रॉपर्टी होता है, कल पढ़ाया तो है फैजल बेटा। वर्क बाउंड्री प्रॉपर्टी होता है, कल पढ़ाया है। मुझे भी सुन लो। पवन बताओ बेटा, बताओ बताओ क्या कहना चाहते हो? हाँ बेटा, बिल्कुल सही है। टी थर्मोफ्लेक्स में आइसोलेटेड सिस्टम होगा। सर हीट एनर्जी और वर्क एनर्जी पाथ फंक्शन है क्या? हीट और वर्क पाथ फंक्शन है, एनर्जी स्टेट फंक्शन है, वर्क और हीट पाथ फंक्शन है। ठीक है, आओ अब देखो वर्क क्या होता है, इसको समझाते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि आप सबको पता है कि W इक्वल टू होता है F इंटू ds। या ध्यान है सबको? W इक्वल टू वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू क्या होता है बच्चों? फोर्स, फिजिक्स में आपने पढ़ा है, इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फोर्स इक्वल टू होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा फार्मूला है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें केमिस्ट्री में सिर्फ ये वाला वर्क पढ़ना है। केमिस्ट्री में हमें सिर्फ पीवी वर्क पढ़ना है। पीवी वर्क पढ़ना है। पीवी वर्क पढ़ना है मतलब पीवी वर्क पढ़ना है मतलब वो वर्क पढ़ना है जो प्रेशर और वॉल्यूम से डेवलप होगा। हमें यहां पत्थर को फोर्स लगा के धक्का नहीं मारना है,
हमें यहाँ ग्रेविटेशनल वर्क नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला वर्क नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी वर्क का फार्मूला होता है, याद है, W इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू चार्ज है, वी वोल्टेज है ना, मुझे याद है, मैंने 12th में पढ़ा था। तो हमें यहां पर केमिस्ट्री में सिर्फ पीवी वर्क करना है। पीवी वर्क का मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क पढ़ना है, वो वर्क पढ़ना है जो प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से आएगा। प्रेशर वॉल्यूम वर्क पढ़ना है और कोई वर्क नहीं पढ़ना है। पहली बात तो ये समझ लो कि केमिस्ट्री में पढ़ना कौन सा वर्क है, ये वर्क पढ़ना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वर्क का जो फार्मूला है वो तो प्रेशर और डिस्टेंस के फॉर्म में है, और हमें वर्क पढ़ना है प्रेशर और वॉल्यूम वर्क। तो इस फार्मूले को मुझे प्रेशर और वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि केमिस्ट्री में पीवी वर्क पढ़ना है और कोई वर्क पढ़ना ही नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। ये देखो, तो फोर्स की जगह मैंने डाल दिया प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स की जगह जब तुमने प्रेशर इंटू एरिया डाल दिया तो देखो ये आ गया, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू हाइट क्या होता है? तो एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम चेंज। फॉर एग्जांपल, हमको जो वर्क पढ़ना है वो गैस पे पढ़ना है, तो जब हमें गैस पे वर्क पढ़ना है तो पीवी वर्क पढ़ना है, कोई रिएक्शन तो हो नहीं रही है। तो देखो गैस पे कैसा वर्क पढ़ना है, जैसे ये देखो पिस्टन है, ये पिस्टन है और ये गैस है। ये देखिए ये गैस है, ये गैस है, ऐसे ये गैस है, और गैस मतलब सिस्टम, ऐसे। और ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा पिस्टन है। अब गैस क्या कर रही है? पिस्टन को ऊपर खिसका रही है, एक्सपेंड कर रही है। ये देखो ये हमारा पिस्टन है और ये ऊपर जा रहा है। ये पिस्टन है, ये देखिए। अब पिस्टन पर बाहर से क्या फोर्स लग रहा है? पी एक्सटर्नल लग रहा है। और गैस कैसा फोर्स लगा रही है? पी प्रेशर लगा रही है। अब पिस्टन ऊपर जा रहा है, यदि पिस्टन ऊपर जा रहा है इसका मतलब गैस का प्रेशर ज्यादा है, तभी तो पिस्टन ऊपर की ओर भागेगा। गैस क्या करेगी? पिस्टन को ऊपर उठा रही है। क्यों? गैस का प्रेशर ज्यादा है तो पिस्टन ऊपर उड़ गया, ऐसे। पिस्टन ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर चला गया। ये देखो, क्यों? गैस का प्रेशर ज्यादा है तो गैस ने क्या किया? पिस्टन को ऊपर उठा दिया। एक्सपेंशन हो रहा है, तो जब एक्सपेंशन हो रहा है तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? ds। पिस्टन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? ds। और एरिया कितना है? a। इस a एरिया को डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो एरिया इंटू हाइट क्या हो गया? वॉल्यूम चेंज हो गया। एरिया इंटू हाइट क्या हो गया? वॉल्यूम चेंज हो गया। तो वर्क का फार्मूला आ गया W इक्वल टू P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ये देखो, मतलब जब पिस्टन ऊपर गया तो कितना वॉल्यूम में चेंज आया? तो कितना वॉल्यूम में चेंज आया? इतना वॉल्यूम में चेंज आया, इतना इतना चेंज आया। ये देखो, तो अब देखो वर्क का फार्मूला प्रेशर इंटू वॉल्यूम के फॉर्म में आ गया। वर्क का फार्मूला आ गया P इक्वल टू W इक्वल टू P V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये देखिए, V फाइनल माइनस V इनिशियल। हाँ बेटा, F डॉट ds होता है जब हम वेक्टर के फॉर्म में यूज कर रहे हो। अब केमिस्ट्री में तो वेक्टर के फॉर्म में यूज ही नहीं कर रहे, है ना। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हम तब यूज करें जब हम वेक्टर पढ़ना चाह रहे हो। हमको तो सिंपल सा पीवी वर्क पढ़ना है कि नहीं। इस वजह से मैंने वेक्टर वाले साइन यूज नहीं किए, मतलब डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्कशन नहीं किया है कि हाँ यार ये आप क्रॉस प्रोडक्ट मत समझो, ये इनटू है, केमिस्ट्री में इनटू चल रहा है।
केमिस्ट्री में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, केमिस्ट्री में बस इनटू चल रहा है। एक बच्चे ने लिख दिया कि सर ये डॉट प्रोडक्ट होता है, आपने क्रॉस प्रोडक्ट लगा रखा है। तो मैं ये बता देता हूं, जैसे फिजिक्स में क्या करते हो, मास और वेट अलग अलग बात है। मास होता है m और वेट होता है mg, मगर केमिस्ट्री में वेट लिखो या मास लिखो, दोनों एक ही बात चल रही होती है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में कोई पत्थर लेके नहीं टहल रहे हो, केमिस्ट्री में गैस है और गैस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। यदि लगता तो सारी गैसें ऊपर ना टहल रही होती, वो सब जमीन के पास चिपकी होती, जैसे मिट्टी चिपकी रहती है ना। तो आपको पढ़ते समय ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस सब्जेक्ट में चल रहे हो, तो उसी सब्जेक्ट के हिसाब से उस टर्मिनोलॉजी को एब्जॉर्ब करना है। केमिस्ट्री में मास बोले या वेट बोले बात एक ही चल रही होती, मगर फिजिक्स में बोल के दिखाओ, नहीं चल रही है ना। तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आओ, अब जरा देखो बच्चों, हमारा आया ये W इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, तो फोर्स का वर्क का फार्मूला आया P इंटू डेल्टा वी आ गया। अब जरा गौर से समझिएगा, एक एक करके मैं आपको और बातें डिस्कस करता हूं। तो देखो इतना नोट हो गया, अब मैं आगे ले चलूं, इतना नोट हो गया सबको। अच्छा अब देखो वर्क क्या है, वर्क हमारा कैसा है, वर्क हमारा बाउंड्री प्रॉपर्टी है। वर्क हमारा क्या है, बाउंड्री प्रॉपर्टी है। ना तो ये इंटेंसिव है ना ये एक्सटेंसिव है, ना ही ये इंटेंसिव है ना ही ये एक्सटेंसिव है, ना ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और ना ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये बाउंड्री प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये बाउंड्री पे अपेयर होता है, बाउंड्री पे खत्म हो जाता है जाके, बाउंड्री पे अपेयर होता है, बाउंड्री पे खत्म हो जाता है। कैसे? ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, कल या परसों जब भी पढ़ाया हो, मुझे लग रहा है मैंने कल पढ़ाया था, कल शुरुआत में यही पढ़ाया था। मैंने आप सब बच्चों को बताया था कि ये देखो ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। अब सिस्टम से मान लो एनर्जी सराउंडिंग तक जानी है, तो एनर्जी खुद नहीं फ्लो करती है, वो हमेशा दूसरे फॉर्म में फ्लो करती है, खुद नहीं फ्लो करती है। तो एनर्जी जैसे ही सिस्टम से बाहर निकलती है वो कन्वर्ट हो जाती है वर्क में या कन्वर्ट हो जाती है हीट में या दोनों में। अब ये दोनों लोग दौड़ते हैं, ये दोनों लोग ट्रैवल करते हैं ऐसे, ये दोनों लोग अपना ट्रैवल करते हैं ऐसे, और जैसे ही सराउंडिंग की बाउंड्री पे पहुंचते हैं वैसे ही ये कन्वर्ट हो जाते हैं हीट में। अंदर गया हीट बन गया, अंदर गया हीट बन गया, ऐसे। तो बाउंड्री पे वर्क अपेयर हुआ और बाउंड्री पे जाके खत्म हो गया, इसीलिए इसको बाउंड्री प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये सिस्टम में स्टोर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। हीट बाउंड्री पे अपेयर हुई, बाउंड्री पे जाके खत्म हो गई, इसीलिए इसको हम लोग बाउंड्री प्रॉपर्टी बोलते हैं। ना तो ये इंटेंसिव होता है ना ये एक्सटेंसिव होता है। दूसरा ये पाथ फंक्शन होता है, ये स्टेट फंक्शन नहीं होता है। दूसरा क्या है, ये पाथ फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? ये पाथ फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन नहीं होता। अगली बात, W एंड DW दोनों सेम बात है, दोनों चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं, मगर मैं फिर लिख दे रहा हूं, जैसे गड़बड़ ना करो। इसका मतलब दोनों सेम बात है, दोनों सेम बात है। जबकि फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, केमिस्ट्री में ऐसा होता है, ध्यान रखना। केमिस्ट्री में ऐसा होता है, केमिस्ट्री में ऐसा क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में हम इसको बाउंड्री प्रॉपर्टी मान के चलते हैं, और बाउंड्री प्रॉपर्टी का मतलब जो चेंज आया है, मतलब जो W है वो खुद चेंज है, स्टोर कुछ नहीं है, स्टोर कुछ नहीं है, पहले से स्टोर कुछ नहीं है।
वर्क को हम स्टोर के फॉर्म में नहीं मानते हैं। अच्छा, अब इसका फार्मूला क्या होता है? तो वर्क का फार्मूला होता है W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, डीवी का मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये देखो, अब यहां पर जरा सब लोग ध्यान देंगे। देखो, वर्क के साइन कन्वेंशन में, वर्क में फिजिक्स का साइन कन्वेंशन अलग है, केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन अलग है। आप केमिस्ट्री में हमेशा माइनस लगा के फार्मूला यूज करोगे, क्योंकि हमें केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन चाहिए। हमें किसके साइन कन्वेंशन चाहिए? केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन चाहिए। तो केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन में ये हमेशा माइनस लगा के यूज करोगे। और इसका रीजन क्या है? वर्क साइंस कभी भी, साइंस फिजिक्स में, सर बाउंड्री प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। अंजलि बेटा, ये मैं दूसरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, डिटेल एक्सप्लेनेशन कल के पहले 10 मिनट में देखो। अंजलि, तुमने कल वाली क्लास देखी थी? कल की क्लास देखी है? लेक्चर नंबर 2 देखा है? तो लेक्चर नंबर 2 के पहले 10 मिनट में आपको एक बात समझ में आई थी कि नहीं आई थी कि वर्क बाउंड्री प्रॉपर्टी कैसे है? चलो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, वर्क सिस्टम में स्टोर नहीं रहता है, वो ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होता है। केमिस्ट्री में क्या माना जाता है? वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होता है। तो जब हीट यहां से यहां ट्रांसफर हो रही है, तो हीट खुद नहीं जाती है, हीट खुद नहीं जाती है, हीट खुद नहीं जाती है। अच्छा ठीक है, बच्चा कह रहा है सर इंग्लिश में लिख देना, मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जो कल बताया था वही आज बताया है, कोई अलग नहीं बता रहा हूं। हीट खुद सिस्टम से सराउंडिंग तक नहीं जाती है, ना सराउंडिंग से सिस्टम तक, वो खुद नहीं ट्रेवल करती है। वो क्या है? निकम्मा है, निकम्मी एकदम हीट, कि मैं खुद नहीं, सॉरी एनर्जी, सॉरी एनर्जी, एनर्जी खुद नहीं ट्रेवल करती है, निकम्मी है। तो अब सिस्टम से सराउंडिंग तक जाए कैसे? तो जैसे ही वो सिस्टम से बाहर निकलती है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है वर्क में और हीट में, और वो ट्रेवल करते हैं, और जब सराउंडिंग तक पहुंचे तो फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही सराउंडिंग की बाउंड्री के अंदर गए, फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको फोन के बारे में बताया था कल, कि जैसे फोन चलाते हो, हम साउंड वेव है, जो हम बोल रहे हैं वो साउंड वेव है, और साउंड वेव आप जानते हो बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं करती है। यदि मैं यहां से आवाज मारूं तो तुम में से किसी के घर में नहीं जाएगी, है, क्योंकि साउंड वेव इतनी दूर तक ट्रेवल नहीं करती है। तो साउंड वेव पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टावर टू टावर बाय सिग्नल आपके घर के पास के टावर में पहुंचती है, फिर उससे आपके मोबाइल में पहुंचती है, और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साउंड वेव में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखो, यहां की साउंड वेव वहां ट्रांसफर हो गई कि नहीं हो गई? मगर क्या खुद साउंड वेव गई यहां से वहां तक? क्या खुद साउंड वेव गई? नहीं। कौन ट्रेवल कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हुई। तो साउंड वेव को आप मान लो एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मान लो आप वर्क और हीट। एनर्जी इसी तरह से बाउंड्री से जैसे ही बाहर निकली, वर्क और हीट में कन्वर्ट हो गई। वो भैया टावर टू टावर, मतलब वो अपना घूमते हैं, टहलते हैं और ट्रेवल करते हैं, और जैसे ही सराउंडिंग की बाउंड्री में घुसते हैं, वैसे ही साउंड वेव में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो आपके मोबाइल में ईएम वेव जाती है, वैसे ही फिर साउंड वेव में कन्वर्ट हो जाती है, और आपको मेरी आवाज सुनाई देती है। तो वही काम यहां पर है, वही काम यहां पर। क्लियर? अच्छा, अब गौर से समझो। वर्क, एक बच्चे ने यह भी पूछा है कि वर्क पाथ फंक्शन कैसे है। वर्क पाथ फंक्शन कैसे है, इसका एग्जांपल या तो मैं आज दूंगा या कल दूंगा। जब मैं रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस का ग्राफ बनाऊंगा ना, वहां पर इस बात को समझाऊंगा। तो क्या होगा कि मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, आपको विजुअलाइजेशन अपने आप हो रहा होगा।
आपका विजुअलाइजेशन अपने आप हो रहा होगा, तो मुझे समझाना इजी होगा और तुमको समझना इजी होगा। तो उस जगह बताऊंगा। बच्चे ने डाउट बिल्कुल सही पूछा है, कोई गलत बात नहीं है, मगर बताऊंगा कहां, मैंने बता दिया है, ठीक है, वहां बताऊंगा, परेशान ना होना। अच्छा, अब आप सारे बच्चे समझो, केमिस्ट्री में वर्क का फार्मूला क्या यूज करोगे, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, और डीवी क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब ध्यान रखना, केमिस्ट्री में हमेशा माइनस के साथ चलना। क्यों? क्योंकि हमें केमिस्ट्री के साइन चाहिए, हमें केमिस्ट्री के साइन चाहिए। और ऐसा किया क्यों गया है मैं बताता हूं। जैसे मैंने 10 रुपए महक को, मैंने 10 रुपए महक को दिए, महक ने ले लिए। अब यहां पे खड़ा हुआ है रिंकू, रिंकू से पूछा गया क्या हुआ है, क्या प्रोसेस हुआ है, तो रिंकू ने कहा सर्वेश दीक्षित ने 10 रुपए महक को दिए। तो देखो, रिंकू ने मेरे रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट बोला है, तो मेरे में आया माइनस, क्यों? क्योंकि मेरे से गया है, मेरे से गया है। अच्छा, अब यही बात इससे पूछी गई, मंडल से, मंडल से किसी ने पूछा क्या प्रोसेस हुआ है, तो मंडल ने कहा महक को 10 रुपए मिले हैं सर्वेश सर से। तो अब महक को 10 रुपए मिले हैं, इसने महक के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट दिया, तो लिख के आया +10 क्रेडिट महक। अब महक में वही चीज +10 लिख के आई है, मेरे में वही चीज -10 लिख के आई है, और प्रोसेस में सिर्फ 10 रुपए का लेन देन हुआ है, प्रोसेस में 10 रुपए का लेन देन हुआ है। तो डिफरेंस यही है, केमिस्ट्री वाला ये है, फिजिक्स वाला ये है, दोनों लोग एक ही प्रोसेस की बात कर रहे हैं, बस बोलने के तरीके अलग हैं, इसलिए साइन कन्वेंशन अपोजिट आ रहा है। रिंकू केमिस्ट्री वाला हो गया और मंडल फिजिक्स वाला हो गया। तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन अलग क्यों है? क्योंकि अलग अलग के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट पास किए गए। तो हमें क्या है, जब केमिस्ट्री में क्वेश्चन है तो केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन चलेगा, तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन है तो केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन चलेगा, तो ये है। बात समझ गए? अच्छा, अब गौर से समझो इस बात को, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब जब आप गैस पे वर्क कर रहे हो, ये देखो, जब आप गैस पे वर्क कर रहे हो तो या तो आप एक्सपेंशन करोगे या आप पिस्टन को, भाई पिस्टन या तो ऊपर ले जाओगे या पिस्टन को नीचे लाओगे, तो या तो एक्सपेंशन कर रहे होगे या कंप्रेशन कर रहे होगे। तो देखो गौर से देखिए, केस 1 हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो जब आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो इसको क्या कहते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम मतलब गैस, वर्क डन बाय द सिस्टम। क्यों? गैस क्या कर रही है, पिस्टन को ऊपर उठा रही है, तो कौन काम कर रहा है, गैस कर रहा है। वर्क डन किसके थ्रू हो रहा है, गैस के थ्रू हो रहा है, वर्क डन बाय द गैस, गैस काम कर रही है, तभी तो पिस्टन ऊपर जाएगा। वर्क डन बाय द गैस मतलब एक्सपेंशन। अब गौर समझो, तो जब आप एक्सपेंशन करोगे तो W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, डीवी का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अच्छा ठीक है, अब एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, जब आप एक्सपेंशन कर रहे हो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा, इनिशियल वॉल्यूम कम होगा। हाँ, और यदि फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम कम है, तो गौर से देखो, ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, हाँ ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, और प्रेशर तो हमेशा पॉजिटिव है भाई, प्रेशर तो हमेशा पॉजिटिव है, या तो प्रेशर होगा या प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर निगेटिव होता ही नहीं है। तो देखो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये देखो माइनस ऐसे ही रहेगा। तो वर्क का साइन कैसा आएगा, यदि वर्क डन बाय द, गौर सुनो, यदि वर्क डन बाय द गैस है या एक्सपेंशन है तो वर्क का साइन हमेशा निगेटिव आएगा, ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में वर्क का साइन हमेशा निगेटिव होगा,
ठीक है, वर्क का साइन हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा। जब भी कहीं एक्सपेंशन हो तो ध्यान रखना वर्क का साइन हमेशा निगेटिव आएगा। जब भी कहीं एक्सपेंशन हो तो ध्यान रखना वर्क का साइन निगेटिव आएगा। क्यों, गैस काम कर रही है तो गैस में खर्च हो रहा है, गैस का खर्च हो रहा है तो माइनस, गैस का खर्च हो रहा है माइनस माइनस। ठीक है, तो जरा दो गौर से ध्यान रखिए, यदि कहीं एक्सपेंशन होगा तो वर्क का साइन हमेशा निगेटिव आएगा, ध्यान रखिएगा। और उसको बोलते क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। नोट कर लिया, आगे बढ़े, नोट कर लिया, आगे बढ़े, नोट कर लिया, आगे बढ़े। अच्छा, नोट हो गया है ना सबको, सबको नोट है। अब देखो केस नंबर 2, यदि कंप्रेशन हो रहा है तो मतलब पिस्टन नीचे आ रहा है। अब जब पिस्टन नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, देखो वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। हम सारे स्टेटमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में पास करते हैं और फिजिक्स वाले सारे स्टेटमेंट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पास करते हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब सिस्टम पे काम हो रहा है। क्यों, पिस्टन नीचे आ रहा है तो सिस्टम पे वर्क हो रहा है। ऐसे सराउंडिंग वर्क कर रहा है मगर किस पर कर रहा है, सिस्टम पे कर रहा है, पिस्टन नीचे आ रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब जब पिस्टन नीचे आ रहा है तो वर्क का फार्मूला तो ये है माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब जब कंप्रेशन है तो पिस्टन नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, और वॉल्यूम कम हो रहा है तो इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम कम है। ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन में ये हुआ कि पी एक्सटर्नल डीवी, अब डीवी का साइन आया निगेटिव, पी एक्सटर्नल का साइन पॉजिटिव है और ये साइन निगेटिव है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गए, प्लस हो गए। तो वर्क का साइन कैसा होगा, प्लस होगा। अब बच्चों ने कहा सर आप इस बात पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो, अभी देखो आपको पता चलेगा। ये जो पॉइंट है ना कि एक्सपेंशन के केस में वर्क माइनस और कंप्रेशन के केस में वर्क का साइन प्लस आएगा, इसको मैं इतनी अच्छी तरह से यूज करूंगा कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन मिनटों में निकलेगा। अपने आप उसके 2 ऑप्शन कट जाएंगे, अपने आप उसका 1 ऑप्शन कट जाएगा। देखना अभी इस चीज को मैं कितनी तेजी से यूज करूंगा। थर्मोडायनेमिक्स में हर पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सिर्फ फार्मूले पे फोकस नहीं रखना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसकी हर बात पे एक फोकस रखना है। तो अब दिमाग में एक बात बैठा लो कि यदि कहीं एक्सपेंशन होगा तो वर्क का साइन निगेटिव होगा और यदि कहीं कंप्रेशन होगा तो वर्क का साइन पॉजिटिव होगा। इतनी बात समझ में आ गई। स्नेहा बेटा उसको भी हम ही लोगों ने बनाया है, शुरुआत के दिनों में हम ही लोगों ने, पिछले शुरुआत के 2-3 साल, शुरुआत के 2.5-3 साल हम ही लोगों ने मेहनत की है, तो वो भी अपना ही है ना। लोग बुरा भला बोल देते हैं, मैं कभी बुरा कुछ नहीं बोलता, उसका रीजन है, उसका रीजन है। आप अपने पक्ष में बुरा बोल सकते हो, रियलिटी में मेहनत तो हर जगह हुई है और सबने की है, ऐसा थोड़ी ना है। तो अपनी मेहनत मेहनत है, दूसरों की मेहनत मेहनत नहीं है, तो ऐसा नहीं है, उन्होंने मेहनत की, हमने भी मेहनत की है। चलो आओ अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, गौर से सुनिएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब ये पॉइंट समझो, यदि आपसे कहीं ऐसा बोला जा रहा है, देखो वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, यदि वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम कहा जाए तो हमेशा ध्यान रखना वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम कितना होगा, 0। ऐसा क्यों, वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम 0 क्यों है, वैक्यूम का मतलब होता है कि गैस नहीं है वहां पर। वैक्यूम का क्या मीनिंग होता है कि गैस नहीं है, गैस नहीं है। और जब बच्चों गैस नहीं है
तो प्रेशर नहीं होगा। बताओ, बाहर गैस नहीं है, वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम मतलब बाहर एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जब बाहर एटमॉस्फेयर नहीं है, बाहर वैक्यूम है, तो हमें वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर नहीं है तो एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू 0 रखोगे तो वर्क कितना आएगा? 0। तो कभी भी वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना कितना लिखोगे? 0 लिखोगे। क्यों? क्योंकि पी एक्सटर्नल 0 होता है। अब पी एक्सटर्नल क्यों 0 होता है? क्योंकि वैक्यूम का मतलब होता है वहां गैस नहीं है। वहां गैस नहीं है। अब जब एक्सटर्नल फोर्स मतलब एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो एक्सटर्नल प्रेशर नहीं। सर कंप्रेशन समझा दो। अच्छा, कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? पिस्टन नीचे आ रहा है, कंप्रेस हो रहा है। तो जब पिस्टन नीचे आएगा तो यार क्या होगा? एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ा सा कंप्रेशन समझा दो। देखो, अभी पिस्टन यहां पे था मुन्ना, अभी पिस्टन यहां पे था इनिशियल वैल्यू में, अब पिस्टन यहां पे आ गया है, कंप्रेशन हो रहा है ना, तो पिस्टन नीचे आ गया है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वी फाइनल हो गया। अब बताओ, इनिशियल वैल्यूम यहां से लेके यहां तक है, फाइनल वैल्यूम यहां से लेके यहां तक है, तो कंप्रेशन के केस में इनिशियल बड़ा है, फाइनल छोटा है। अब इनिशियल बड़ा है, फाइनल छोटा है, तो जो बड़ा होता है उसके सामने का साइन आता है। देखो, यदि मैं कहूं इसका आंसर बताओ कितना लिखोगे? बताओ कितना लिखोगे? -2 लिखोगे। माइनस क्यों लगाया? बड़ा अंक के सामने का साइन आता है। तो अब ये बड़ा है तो इसके सामने का साइन आएगा, तो जब इन दोनों को माइनस करोगे तो निगेटिव वैल्यू आएगी। प्रेशर हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। इतनी सी बात है ना? इतनी सी बात है। अब देखो, यदि कहीं ऐसा कहा जाए वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन, तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन का मतलब आपको अपोज करने वाला कोई नहीं है। तो जब आपको अपोज करने वाला कोई नहीं है, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि आपको अपोज करने वाला कोई नहीं है। तो जब अपोज करने वाला कोई नहीं है तो पिस्टन अपने आप ऊपर भागता चला जाएगा, पिस्टन को कोई रोक ही नहीं रहा है, तो गैस को धक्का मारना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उधर से कोई रोक ही नहीं रहा है। तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब भी यही होता है कि पी एक्सटर्नल की वैल्यू टेंड्स टू 0 है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब भी यही होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, और यदि एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा तो वर्क की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो किस किस केस में वर्क 0 आएगा? वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम 0 वर्क, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन 0 वर्क, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन 0 वर्क, वर्क डन इन अगेंस्ट वैक्यूम 0 वर्क। क्यों? क्योंकि दोनों केसों में पी एक्सटर्नल 0 होता है, दोनों केसों में पी एक्सटर्नल 0 होता है। अब तीसरा पॉइंट समझो, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, यदि कोई आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क पूछ रहा है कि भाई आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क बताओ, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी की वैल्यू क्या होगी? 0। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या है? कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी की वैल्यू क्या होगी? 0। और डीवी की वैल्यू 0 होगी तो बच्चों वर्क कितना आएगा? सॉरी, वर्क कितना आएगा? 0 आएगा। तो तीन केसों में वर्क की वैल्यू 0 आएगी, तीन केसों में वर्क की वैल्यू 0 आएगी। वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम 0 वर्क, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन 0 वर्क, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस 0 वर्क, वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, वर्क डन इन फ्री
एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, इसलिए वर्क जीरो है। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस में वैल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट है तो डीबी की वैल्यू जीरो है, चेंज इन वैल्यूम जीरो है, और चेंज इन वैल्यूम जीरो है तो भी वर्क जीरो है, तो भी वर्क जीरो है। क्या इतनी बातें सबको समझ में आई वर्क के बारे में? क्या इतनी बातें सबको समझ में आई वर्क के बारे में? अच्छा, अब एक जगह पे और फंसोगे, नोट कर लो, नोट कर लो, यस, एक जगह पे और फंसोगे, बताओ कहां? हाँ, कंप्रेशन का वर्क ऑलवेज पॉजिटिव और एक्सपेंशन का वर्क ऑलवेज निगेटिव आएगा। कंप्रेशन का वर्क ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सपेंशन का वर्क ऑलवेज निगेटिव आएगा। ये देखो, कंप्रेशन का पॉजिटिव, फ्री एक्सपेंशन का मतलब बाहर पी एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब पी एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो है। साइक्लिक प्रोसेस का वर्क जीरो नहीं होता है, वो पाथ फंक्शन है ना, तो पाथ पे डिपेंड करता है। आ जाओ, नोट हो गया सबका? अब आगे आओ, देखो प्रॉब्लम क्या है। वर्क एनर्जी का फॉर्म है, वर्क क्या है? एनर्जी का फॉर्म। क्यों? एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? वर्क में। तो वर्क एनर्जी का एक रूप है, वर्क एनर्जी का एक रूप है। फॉर एग्जाम्पल जरा समझो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं भी इंसान का एक रूप हूं, तुम भी इंसान के एक रूप हो, है ना? सोल्जर भी इंसान का एक रूप है, डॉक्टर भी इंसान का एक रूप है, इंजीनियर भी इंसान का एक रूप है, लॉयर भी इंसान का एक रूप है, मगर दिखने में अलग अलग लगते हैं। तो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है और वो वर्क ट्रेवल करता है। तो वर्क और हीट की यूनिट होती है जो एनर्जी की यूनिट होती है, जूल, कैलोरी। और हमने जो फार्मूला लिखा है वो पीवी वर्क है। तो इस फार्मूले से जो यूनिट आएगी वो तो एटमॉस्फेयर और लीटर में आएगी, मगर ऑप्शन में जो वर्क दिया होता है वो दिया होता है जूल में। तो यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है। यदि आपको यूनिट नहीं पता है तो भी आप क्वेश्चन गलत सलत करोगे। तो यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है। तो देखो, वर्क की यूनिट क्या आएगी, चेक करो। आपका फार्मूला है, देखो यूनिट पे ध्यान दो। चलो मैं पहले बॉक्स हटा देता हूं। यूनिट ऑफ वर्क, अब वर्क की यूनिट पे आओ। देखो बच्चों, हमारा फार्मूला ये है, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अब इसकी यूनिट आप क्या रखोगे? एटमॉस्फेयर। इसकी यूनिट क्या रखोगे? लीटर। तो वर्क की यूनिट बन के आई एटमॉस्फेयर इंटू लीटर, या आप इसी को लिख दोगे बार इंटू लीटर, है ना? ऐसे ही कुछ लिखोगे। अब प्रॉब्लम यह है कि वर्क की यूनिट जनरली लिखी किस में जाती है? जूल में, मगर फार्मूले से यूनिट ये आ रही है, तो हमें इनको कन्वर्जन आना चाहिए। तो 1 एटमॉस्फेयर लीटर इक्वल टू क्या होता है, बताओ सब लोग? 1 बार लीटर इक्वल टू क्या होता है, बताओ सब लोग? ये देखो, 1 एटमॉस्फेयर लीटर इक्वल टू क्या होता है? यस, 101 जूल के बराबर और 101.3 जूल के बराबर, लगभग 101 ही मान के चल रहे होते हैं हम लोग। हाँ, लगभग 101 मान के चल रहे होते हैं। रुक जाओ, बार में कम आएगी, बार छोटा होता है, 100 जूल के बराबर। अब देखो, आपको यह भी ध्यान रखना है, 4.18 जूल को हम एक कैलोरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक कैलोरी कहते हैं। ये देखो, और 1 जूल इक्वल टू
1 इंटू 10⁻7 अर्ग होता है। यदि मान लो अर्ग में दे दे तो बस इन्हीं में से किसी में देगा वो। तो यूनिट कन्वर्जन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे गलतियां ना हो, जैसे गलतियां ना हो। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जैसे आपके दिमाग की बत्ती जले। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, पढ़ो। ये मत देखो कि जेई मेंस का है किसका है, आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करो। एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड। एक्सपेंड हो रही है तो वर्क का साइन बताओ कैसा आएगा, निगेटिव। अब तुम्हें समझ में आएगा कि जो मैंने पढ़ाया है वो काम कैसे करेगा। उसने कहा कि एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन है तो वर्क का साइन कैसे आएगा, निगेटिव। और जब निगेटिव आएगा तो ये आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। देखा, वो छोटी सी बात कितना काम करेगी। एक ऑप्शन तो अपने आप कट गया, मतलब मैं क्वेश्चन के 4 वर्ड पढ़े, एक ऑप्शन गलत हो गया। क्यों, एक्सपेंशन हो रहा है, तो यदि वर्क की वैल्यू पूछोगे तो वर्क का साइन निगेटिव आएगा, और वो पॉजिटिव दिया है तो अपने आप कट गया। अच्छा, 1 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार, द वर्क डन इन किलो जूल। तो भाई ठीक है, हमने लगा दिया वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। प्रेशर की वैल्यू 1 बार, वॉल्यूम की वैल्यू 10 लीटर माइनस 1 लीटर, तो ये आ गया -9 बार लीटर। अब इसको मैंने जूल में बनाया, क्यों, आंसर जूल में है, तो 9 बार लीटर को जूल बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आया जूल में। और यहां चाहिए किलो जूल में, यहां क्या चाहिए, किलो जूल में, तो भाई 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये आंसर आ गया, 1000 से डिवाइड कर दिया ये आंसर आ गया। बात समझ में आई कैसे किया, देखा। तो ये जो एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है, ये हो सकता है आपके एक ऑप्शन 2 ऑप्शन काट दे। तो हर चीज को बहुत अच्छे से समझना है जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसा मैं पढ़ाऊं वैसा करो बस। क्वेश्चन वो आईआईटी का हो या नीट का हो, चाहे जहां का हो, आपका क्वेश्चन जरूर सही होगा, इतना ध्यान रखिए। अब ये करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, वर्क इज ए स्टेट फंक्शन, फॉल्स। वर्क तो पाथ फंक्शन होता है। टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन, ट्रू। चेंज इन द स्टेट इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर स्पेसिफाइड, बिल्कुल सही है भाई। चेंज इन द स्टेट हमें कब पता चलेगा, जब इनिशियल स्टेट के पैरामीटर और फाइनल स्टेट के पैरामीटर दिए हो। यदि पैरामीटर दिए ही नहीं होंगे कि प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, तो हमें कैसे पता चलेगा स्टेट चेंज हुआ है ना। तो ये भी ट्रू है। वर्क अपेयर ऑन द बाउंड्री ऑफ सिस्टम, ये भी ट्रू है। इतनी देर से यही तो चिल्ला ही रहा हूं, इतनी देर से यही चिल्ला रहा हूं। क्लियर है, क्लियर है आपको, कर लोगे आप, कर लोगे आप। अच्छा, जब आप कर लोगे तो चलो जरा और आओ, देखिए पूछ क्या रहा है, इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है। इंटरनल एनर्जी तो अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, वर्क जहां पूछ रहा हो वहां पे कराते हैं। अच्छा चलो, मोस्टली मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली क्या है, मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं। तो मिक्सअप क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। और अब हेडिंग डालिए, अब सारे है बच्चे हेडिंग डालें हीट, सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे हीट। अब बताओ हीट क्या होती है, हीट सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे हीट। अब देखो बच्चों, हीट क्या होती है, गौर से मेरी बात को समझिएगा। देखिए, आपको अभी मैंने बताया कि यार ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। अब सिस्टम को सराउंडिंग तक हीट ले जानी है, एनर्जी ले जानी है, सिस्टम को सराउंडिंग तक एनर्जी ले जानी है।
मगर एनर्जी खुद ट्रेवल नहीं करती। तो एनर्जी क्या है, जैसे ही सिस्टम की बाउंड्री से निकली वर्क में कन्वर्ट हुई, जैसे ही सिस्टम की बाउंड्री से निकली हीट में कन्वर्ट हुई। अब हीट ने ट्रेवल किया, वर्क ने ट्रेवल किया, और जैसे ही सराउंडिंग की बाउंड्री में घुसे एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, जैसे ही सराउंडिंग की बाउंड्री में घुसे एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। तो एनर्जी हीट के फॉर्म में कब ट्रेवल करती है, मेन पॉइंट यहां आता है। एनर्जी हीट के फॉर्म में तब ट्रेवल करती है जब सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस हो। यदि टेम्परेचर चेंज है तो हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रेवल नहीं करेगी। एनर्जी ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर। एनर्जी ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ हीट when temperature difference present between system and surrounding, जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब एनर्जी हीट के फॉर्म में फ्लो करेगी। जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब हीट, ठीक है, तब एनर्जी हीट के फॉर्म में ट्रेवल करेगी। जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब एनर्जी हीट के फॉर्म में ट्रेवल करेगी, ठीक है। यदि दोनों का टेम्परेचर सेम है तो एनर्जी वर्क के फॉर्म में ट्रांसफर होगी, हीट के फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होगी। एनर्जी हीट के फॉर्म में तब ट्रांसफर होती है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अच्छा, चलती किधर से किधर है, तो हीट का जो फ्लो होता है, हीट फ्लो हमेशा किधर से किधर होगा, वो होता है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, वो हमेशा होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, लो टेम्परेचर की ओर। हीट का फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। और देखो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू या डी क्यू से। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है या तो हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे या डी क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और दोनों सेम बात है, दोनों सेम बात है, बोथ आर सेम बात, बोथ आर सेम बात, मतलब दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। बोथ आर रिप्रेजेंट चेंज ऑफ हीट, दोनों के दोनों चेंज ऑफ हीट को रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू कोई नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई, यस, इतनी बात क्लियर हो गई। अब और आगे आओ, हीट के बारे में, हीट के बारे में और बात करते हैं। देखो जरा बच्चों, हीट के बारे में और बात करते हैं। देखो पॉइंट 1, ये सिस्टम है, यदि सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। अब किसको कर रहा होगा, दुनिया में दो ही लोग हैं, दुनिया में दो ही लोग हैं। यदि सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो सिस्टम की हीट का साइन निगेटिव क्योंकि रिलीज कर रहा है, और सराउंडिंग की हीट का साइन पॉजिटिव। यदि सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, देखो निकाल रहा है, रिलीज,
यदि सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो सिस्टम की हीट का साइन निगेटिव लोगे और सराउंडिंग की हीट का साइन पॉजिटिव लोगे। केस नंबर 2, यदि सिस्टम हीट गेन कर रहा है, ये सिस्टम है और ये हीट गेन कर रहा है, ये देखो गेन, और ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग हीट दे रहा है। तो यदि सिस्टम हीट गेन कर रहा है तो सिस्टम की हीट का साइन पॉजिटिव लोगे और सराउंडिंग की हीट का साइन निगेटिव लोगे। यदि सिस्टम हीट गेन कर रहा है तो सिस्टम की हीट का साइन पॉजिटिव और सराउंडिंग की हीट का साइन निगेटिव। क्यों? यदि सिस्टम गेन कर रहा है तो दे कौन रहा होगा? सराउंडिंग। क्यों? दुनिया में दो ही लोग हैं, दुनिया में कोई है ही नहीं तीसरा। दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं, एक सिस्टम एक सराउंडिंग, और तीसरा कोई है ही नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई कि हाँ भाई साइन कन्वेंशन चेक कैसे चलेंगे। अगला पॉइंट ये क्या है? ये क्या है? ये एक्सटेंसिव सॉरी, ये क्या है? बाउंड्री प्रॉपर्टी है। हीट भी कैसा होता है? बाउंड्री प्रॉपर्टी होता है, ना इंटेंसिव होता है ना एक्सटेंसिव होता है ना। ये भी कैसा है? पाथ फंक्शन है। ये भी कैसा है? पाथ फंक्शन है। ये देखिए, अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ हीट। हीट की जो यूनिट होगी बच्चों, वो क्या होगी? वो या तो जूल होगी या फिर कैलोरी होगी। और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है ये मैं पीछे बता के आया हूं। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है ये बता के आया हूं, ठीक है। तो देखो, जब एनर्जी हीट के फॉर्म में तब ट्रेवल करती है जब टेम्परेचर डिफरेंस प्रेजेंट हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रेवल करेगी। Q और dQ दोनों सेम बात है, दोनों ही चेंज ऑफ हीट को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो सिस्टम की हीट का साइन निगेटिव, सराउंडिंग की हीट का साइन पॉजिटिव। यदि सिस्टम हीट गेन कर रहा है तो सिस्टम की हीट का साइन पॉजिटिव और सराउंडिंग की हीट का साइन निगेटिव। अब आप इतना नोट कर लो, अब आप इतना नोट कर लो, पास्कल, हाँ पास्कल भी यूनिट है प्रेशर की, मगर उस पर ज्यादा रहता नहीं है, फिजिक्स में ज्यादा यूज होती है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर और बताता हूं। नोट कर लीजिए। नोट हो जाए तो बता दीजिए। थोड़ा सा लास्ट स्लाइड दिखा दो। लास्ट स्लाइड तुम लोग ये डिमांड कर रहे होगे, ये वाली स्लाइड कह रहे हो, ये वाली स्लाइड। देख लो, ये भी देख लो। 1 2 3। अब देखो बच्चों, एक मिनट, ये क्वेश्चन तो अभी कराएंगे। अब एक और खास बात नोट करके लिख लो। देखो, यदि सिस्टम इंसुलेटर वॉल से है, ये देखो, यदि कंटेनर, जैसे ये देखो सिस्टम है, ये हमारी गैस है, ये हमारा सिस्टम है, ये देखो, और यही गैस है। अब यदि वॉल ऑफ कंटेनर इंसुलेटर है, सॉरी, इंसुलेटर है, तो क्या होगा? यदि वॉल ऑफ कंटेनर इंसुलेटर है, इसका मतलब सिस्टम की हीट ना बाहर जाएगी ना बाहर की हीट अंदर आएगी। क्यों? वॉल ऑफ कंटेनर इंसुलेटर है। तो ऐसे केस में सिस्टम की हीट कितनी होगी? 0 होगी।
सराउंडिंग की भी हीट कितनी होगी? 0। क्यों? सिस्टम ने ना हीट दी तो सराउंडिंग ने ना हीट ली। भाई जब किसी ने दी नहीं तो किसी ने ली नहीं। तो यदि वॉल ऑफ कंटेनर इंसुलेटर है तो सिस्टम और सराउंडिंग की हीट 0 होगी। नोट नंबर नेक्स्ट, कब कब हीट 0 होगी? यदि प्रोसेस एडियाबैटिक है, यदि प्रोसेस एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में भी सिस्टम की हीट का साइन कैसा होगा? 0 होगा। तो सराउंडिंग की भी हीट कैसी होगी? 0 होगी। सिस्टम ने हीट ली नहीं, सराउंडिंग ने हीट दी नहीं। तो यदि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो भी सिस्टम की हीट का साइन कितना होगा? 0। यदि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो भी सिस्टम की हीट का साइन कितना होगा? 0। तो दो केसों में सिस्टम की हीट का साइन 0 होगा, मतलब वैल्यू 0 होगी। कब? जब वॉल हमारा कैसा हो? कंटेनर की वॉल इंसुलेटर हो। कंटेनर की वॉल इंसुलेटर हो मतलब नॉन कंडक्टर हो। कंटेनर की वॉल इंसुलेटर है मतलब नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है। और या प्रोसेस एडियाबैटिक हो। या प्रोसेस एडियाबैटिक हो, या प्रोसेस एडियाबैटिक हो। तो वॉल ऑफ कंटेनर यदि नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो Q की वैल्यू 0 होगी। सिस्टम के Q की वैल्यू 0, सराउंडिंग के भी Q की वैल्यू 0। और यदि प्रोसेस एडियाबैटिक है तो भी सिस्टम और सराउंडिंग की हीट का साइन 0 आएगा। अब बच्चों देखो जरा, एक और हेडिंग नोट हो गया? नोट हो गया? लिखने दो सर। अच्छा लिख लो भाई, आराम से लिखो, आराम से। हाँ अच्छा बताओ, यदि Q सिस्टम 0 है, Q इक्वल टू 0 है, तो DQ इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? बताओ। यदि कंटेनर की वॉल इंसुलेटर है तो Q इक्वल टू 0 है, तो DQ इक्वल टू कितना होगा? बताओ सब लोग, सब लोग बताओ। Q इक्वल टू 0 है तो DQ इक्वल टू कितना होगा? यस, वेरी गुड। इसका मतलब मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ रहे हो और बहुत अच्छे से सुन भी रहे हो। वेरी गुड यार, Q और DQ सेम ही बात तो है। तो Q इक्वल टू 0 बोलो या DQ इक्वल टू 0 बोलो, है कि नहीं? वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। इसका मतलब बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं तुम्हारे। बहुत सही, बहुत सही यार, मजा आ गया, मजा आ गया ये। अब तुमने मजा दे दिया है तो अब मैं और पढ़ाऊंगा। अब तुमने मजा दे दिया है तो अब और हेडिंग पढ़ाऊंगा। देखो अब ये क्या होता है, इसके बाद फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स आएगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है? देखो जैसे मैं हूं, गौर सुनना, मैं हूं तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी है, रोटेशनल एनर्जी भी है, सब तरह की एनर्जी है ना। अब जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, क्या काइनेटिक एनर्जी है? नहीं। अब मैं जब दौड़ लगा रहा हूँ, जब मैं भाग रहा हूँ, दौड़ लगा रहा हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, उस समय पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, है ना? हाँ है कि नहीं? और मेरी वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी है? टेंस टू 0। क्या मैं वाइब्रेट कर रहा हूं? नहीं। तो वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी है? टेंस टू 0। इसका मतलब किसी भी सिस्टम में कई तरह की एनर्जी होती है, उसमें से कुछ एनर्जी 0 हो सकती है, कुछ एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है कि नहीं? तो जर्नल टर्म क्या है? जर्नल कैसे बोला जाए? क्योंकि मैं तो सॉलिड हूं और मास है, मगर यदि हम गैस की बात करें,
यदि हमारा सिस्टम गैस है तो उसके पास तो पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं, क्योंकि वो हमेशा ही मोशन में रहता है। अब हमारा सिस्टम पत्थर है तो पत्थर के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो हमेशा ही रुका हुआ होता है। तो जर्नल क्या बनाया जाए? तो जर्नल टर्म ये बनाया जाता है कि इंटरनल एनर्जी क्या है? सिस्टम की जितनी तरह की एनर्जी उसके पास पॉसिबल है, उन सभी तरह की एनर्जी का सम इंटरनल एनर्जी है। सिस्टम की जितनी भी तरह की एनर्जी है, उन सभी तरह की एनर्जी का सम इंटरनल एनर्जी है। उन सभी तरह की एनर्जी का सम इंटरनल एनर्जी। जैसे गैस है, गैस के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, मगर गैस के मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी कर रहे हैं, उनके पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी। उनके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब जब मेरी बात आएगी तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, वाइब्रेशनल जीरो है, काइनेटिक जीरो है, मगर मेरे पास ग्रेविटेशनल एनर्जी है। क्यों? मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? किसी भी सिस्टम के पास जितनी तरह की एनर्जी है उसका सम इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की सभी तरह की एनर्जी का सम इंटरनल एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम। एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम के पास जितनी तरह की एनर्जी है उनके सबके सम को इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। सिस्टम के पास जितनी तरह की एनर्जी है, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों यू से, कैपिटल यू से या कैपिटल ई से। हम लोग जनरली कैपिटल यू से करेंगे। तो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है? उसके पास जितनी तरह की एनर्जी है उनका सबका सम। अब सिस्टम कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम कई तरह की एनर्जी लिख दे रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, है ना, प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, क्योंकि पता नहीं सिस्टम क्या है, प्लस सो ऑन। सिस्टम के पास जितनी तरह की एनर्जी है उन सब का सम इंटरनल एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम के पास जितनी तरह की एनर्जी है उन सब का सम इंटरनल एनर्जी है। अब मान लो, सपोज करो कि आपका सिस्टम गैस है। सपोज हमारे पास जो सिस्टम है वो गैस है। अब यार, यदि सिस्टम गैस है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, मगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी कुछ होगी। ये देखो, अब हम सारी वैल्यू यहां डाल देंगे तो जो होगी उनका सम आ गया, तो उनका सम कर दिया, वो इंटरनल एनर्जी होगी। तो ये जर्नल फॉर्म है। ये क्या है? जर्नल फॉर्म। इसमें से बहुत सारी वैल्यू किसी के लिए जीरो होंगी और बहुत सारी वैल्यू होंगी। वो सिस्टम पर डिपेंड करेगा किसके लिए कौन सी वैल्यू जीरो है, कौन सी वैल्यू है। तो क्या हमें इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन समझ में आ गई? सबसे पहले ये बताओ, क्या हमें इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन समझ में आ गई कि सिस्टम के पास जितनी तरह की एनर्जी है उन सब का सम इंटरनल एनर्जी है। सिस्टम के पास जितनी तरह की एनर्जी है उन सब का सम इंटरनल एनर्जी है। इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के चेंज को, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से या फिर डीई से। अब इसको डीई बोल लो या डेल्टा यू और डेल्टा ई बोल लो, बात यही है। वी लग रहा है, ये देखो, चेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है इससे। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है डी यू इक्वल टू
फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। इसकी वैल्यू क्या है? फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। डी क्या रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू क्या रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और यू क्या रिप्रेजेंट करेगा? एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी के केस में डी यू और यू सेम बात नहीं है। ध्यान रखना कि पता चला सब बस अब हर जगह लगाते चले जा रहे हो, हर जगह तुम अपना झोंकते चले जा रहे हो। झोंकना नहीं है। यू एंड डी यू नॉट सेम बात, ये दोनों सेम बात नहीं है। ध्यान रखना, यू जो है एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल एनर्जी की, और डी यू चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वर्क और हीट की तरह नहीं है, ये वर्क और हीट की तरह नहीं है, ये किसकी तरह है? वॉल्यूम की तरह है। कि वॉल्यूम में वी फाइनल और वी इनिशियल एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और डीवी उनके चेंज को रिप्रेजेंट करता है। डीवी उनके चेंज को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा वी चेंज ऑफ वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, वी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी में यू एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और डी यू चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। वर्क और हीट की तरह ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे लिखे। कह रहा सर गैस के पास वाइब्रेशनल एनर्जी होती है क्या? गैस के मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करते? सबसे ज्यादा कौन से मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं? अगला, अब जरा समझो, अब गौर समझिएगा, ठीक है? सारी बच्चे गौर से बात समझें। ये कैसी प्रॉपर्टी है? किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। बट यदि उसमें पर मोल लग जाए, पर ग्राम लग जाए, तो वो कैसा हो जाएगा? इंटेंसिव हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी पर मोल, इंटरनल एनर्जी पर ग्राम कैसा हो जाएगा? इंटेंसिव। क्यों? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो गया है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो गया है। ये एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव। अच्छा, ये कैसा होता है? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्यों है? क्योंकि ना तो ये डिस्टेंस है, ना ये वर्क है, ना ये हीट है, ना ये हीट कैपेसिटी है, उसके अलावा सब स्टेट फंक्शन है। तो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना, इसको हल्के में मत लेना कि अच्छा इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ठीक है बात खत्म। ना मुन्ना ना, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। यदि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो इसकी वैल्यू सेम होगी, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है तो इसकी वैल्यू सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन पढ़ो, इसको करो। अब देखो क्या कहा जा रहा है, ए सिस्टम इज चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू बी। एक कोई सिस्टम है, ए से बी तक जा रहा है। ए सिस्टम इज चेंज फ्रॉम ए टू बी बाय वन पाथ। ए से बी तक एक पाथ से गया, बाय वन पाथ, एंड बी टू ए बाय अनदर पाथ। और बी से ए किसी दूसरे पाथ से आया, गया इस पाथ से, आया इस पाथ से वापस।
if delta E1 and delta E2 are corresponding change in internal energy, इस पाथ में इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा E1 आया है, इस पाथ में इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा E2 आया है, तो बताओ इनमें से कौन सी बात सही है? ऑप्शन, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो, आप यहां से चले यहां आए, यहां से चले यहां आए, क्या इनिशियल और फाइनल स्टेट चेंज हुआ? नहीं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है। इनिशियल ये है, फाइनल ये है। अब वापस जाना है मगर पाथ अलग है। अभी मैं स्टेट आया था, अब मैं ऐसे आ रहा हूं। मान लो अगला पाथ ऐसे है, ये देखो मैं उसी जगह पे आ गया, तो अभी भी स्टेट वही है, बस डायरेक्शन अलग है। अभी मैं ये जा रहा था, अब ऐसे आ रहा हूं। तो यदि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है तो वैल्यू सेम होगी, क्योंकि ये तो स्टेट फंक्शन है, ये तो स्टेट फंक्शन है। तो इसका मतलब डेल्टा E1 बराबर है डेल्टा E2 के, विद अपोजिट साइन, विद अपोजिट साइन। यदि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो ये निगेटिव लोगे, और यदि ये निगेटिव लोगे तो ये पॉजिटिव लोगे, तो दोनों का सम कितना आएगा? 0। क्यों? एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, वैल्यू बराबर है विद अपोजिट साइन। क्यों अपोजिट साइन? क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। तो बात समझ पाए? तो स्टेट फंक्शन को एक हल्का हथियार मत समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह से ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? गौर समझो। देखो, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस only depend upon temperature। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती, और किसी पे डिपेंड नहीं करती। इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अब मैं मैथ के टर्म में बोल रहा हूं, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। मतलब इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है आइडियल गैस के केस में। यदि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। यदि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। क्यों? T इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो U इक्वल टू कॉन्स्टेंट। भाई यदि T इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब U इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और यदि U इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो du इक्वल टू क्या हुआ? 0। क्यों? dt इक्वल टू क्या हुआ? 0। भाई जब टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्यों होगा? तो जरा ध्यान रखिएगा, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यदि टेम्परेचर ना चेंज हो तो इंटरनल एनर्जी में कभी चेंज मत करिएगा। वो क्वेश्चन में कुछ भी कह रहा हो, आप du की वैल्यू 0 डालोगे, आप du की वैल्यू 0 डालोगे। ध्यान रखिए। अब देखो, ये लैंग्वेज में लिखा है, ये मैथ्स में लिखा है। अब इसी को और टफ मैथ्स में लिखता हूं, इसी को और टफ मैथ्स में लिखता हूं। देखो, अब आप इसको पढ़ के सुनाओ। देखो ये कैसे पढ़ा जाता है, जरा समझिएगा। प्रेशर चेंज करने पर इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर? इसको कैसे पढ़ते हैं? प्रेशर चेंज करने पर इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर? 0। क्यों? टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो कभी कभी इसी स्टेटमेंट का ये देखो मैथमेटिकल फॉर्म है, हाईली मैथमेटिकल फॉर्म। ये देखो, इसको समझो। वॉल्यूम चेंज करने पर इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर? 0। वॉल्यूम चेंज करने पर इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर? प्रेशर चेंज करने पर इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर? 0। क्यों? इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है सिर्फ। अब ये देखो,
इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। टेम्परेचर चेंज करने पर इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। टेम्परेचर चेंज करने पर इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। अब चेंज आएगा, कुछ ना कुछ जरूर चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर यहां चेंज हुआ है। ये देखो, देखो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा टेम्परेचर चेंज करने पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज आएगा। क्यों? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो यही बात देखो कितनी तरह से घुमा के मैंने लिख दी है। कभी कभी क्या होता है, मैथमेटिकल ऑप्शन दे देते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या बस इतना ही लिख दिया। अब इस तरह के ऑप्शन दे देते हैं। अब इस तरह के ऑप्शन बच्चा कैसे टिक करेगा? तो इसको पढ़ना सीख लो, है ना। टेम्परेचर चेंज करने पर इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। टेम्परेचर चेंज करने पे इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में जरूर चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है और किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रही है। देख लो, आप इस बात को अच्छे समझ लो। अच्छा, अब ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना, खूब क्वेश्चनों में यूज होंगे दबा के। अब 2 पॉइंट और, चलो इसी जगह पे लिख देता हूं। देखो, इसको समझो। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी is not countable only change of internal energy is countable. Change of internal energy is countable. हम देखो U को नहीं काउंट कर सकते, ये नॉट काउंटेबल है। जैसे आप वोल्टेज को काउंट करते हो, बताओ जरा फिजिक्स में, आप U को काउंट नहीं करोगे, हमेशा DU को काउंट करोगे। आप हमेशा वोल्टेज डिफरेंस काउंट करते हो। वोल्टेज कब काउंट करते हो, है ना? ऑलवेज वोल्टेज डिफरेंस काउंट होता है। उसी तरह से U काउंट नहीं होगा, हमेशा DU काउंट होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी इज नॉट काउंटेबल, ओनली चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज काउंटेबल। तो हम जब भी काउंट कर रहे होंगे DU काउंट कर रहे होंगे, और हमसे पूछा भी DU ही जा रहा होगा, हमसे पूछा भी DU जा रहा होगा। सर इसको क्या पढ़ते हैं, फिर से पढ़ दीजिए। वॉल्यूम चेंज करने पर इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो इधर लगा होता है वो कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम चेंज करने पर इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी काउंटेबल नहीं है, ओनली चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी काउंटेबल है। अब देखो, मैंने ये तीनों हेडिंग पढ़ा दी। आपको इंटरनल एनर्जी पढ़ा दी, आपको हीट पढ़ा दी, आपको वर्क पढ़ा दिया। अब क्या है, ये तीनों मिलकर बनाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तीनों मिलकर बनाते क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिखने दो सर। अच्छा, तीनों मिलकर बनाते क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इस पर एक क्वेश्चन पेपर में रहता ही रहता है। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे एक क्वेश्चन रहता है, मगर वो क्वेश्चन तभी आएगा जब आप अच्छे से वर्क के बारे में जानते हो, अच्छे से हीट के बारे में जानते हो, अच्छे से इंटरनल एनर्जी के बारे में जानते हो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से 99% पेपर में एक क्वेश्चन रहता है, मगर वो एक क्वेश्चन तभी सॉल्व होता है जब आपको वर्क का आइडिया हो, हीट का आइडिया हो और इंटरनल एनर्जी चेंज का आइडिया हो।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कल पढ़ेंगे। सर जीरो लॉ नहीं पढ़ेंगे, जीरो लॉ का स्टेटमेंट भी पढ़ा देंगे। फर्जी सा जीरो लॉ है, पढ़ा देंगे, वो भी पढ़ा देंगे। वैसे तो वो फिजिक्स में पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री में उसकी जरूरत नहीं होती, नोट कर लो। वैसे तो वो फिजिक्स में पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री में उसकी जरूरत नहीं होती, मगर हाँ फिर भी पढ़ा देंगे। है क्या, मतलब जीरो लॉ तो आप डेली यूज करते हो, है ना। एक गिलास पानी को आप जैसे ही फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हो, जीरो लॉ लग जाता है, जीरो लॉ लग जाता है, तो वो पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। चलो आज मैं इसी जगह पे क्लास को रोक रहा हूं, सारे बच्चे वीडियो देख लेंगे जैसे मैं कल उस बात को डिस्कस कर सकूं। और दूसरी बात, आप क्यूएसडी सीट नंबर 3 करके आओगे, मैं इसको लिखूंगा, सभी बच्चे क्यूएसडी सीट नंबर 3 करके आएंगे, ठीक है। और डेली रिवीजन करोगे थर्मोडायनेमिक्स, जब तक थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। सारे बच्चे गौर सुन लें, डेली रिवीजन करेंगे जब तक थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। अब मैं कल मिलूंगा, कल आपकी शायद छुट्टी है क्या, कल तो छुट्टी नहीं है ना। हाँ, अब मैं कल मिलूंगा, और कल इंपॉर्टेंट होगा, कल खूब क्वेश्चन होंगे, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन होंगे। तो कल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चलेगा, और यदि टाइम बच गया तो इंथैल्पी स्टार्ट होगा, ठीक है। यदि टाइम बच गया तो इंथैल्पी स्टार्ट होगा। चलो बाय बाय, बाय बाय बाय। हाँ, वेरी गुड, बाय।